हेलो बच्चों, आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म को समझने के लिए पहले हमें शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म आता है, एक कंट्री वो कैसे नेशन स्टेट बनती है, फिर वहाँ के जो आर्मीज होते हैं वो पूरे यूरोप में कैसे इस आइडिया को फैलाते हैं कि अगर हम एक नेशन कंट्री बन सकते हैं तो आप भी एक नेशन कंट्री जरूर बन सकते हैं। तो फिर हमने देखा कैसे यूनिफिकेशन हुआ, आर्मी की हेल्प से वहाँ पे यूनिफिकेशन भी होता है। फ्रांस का देखा था हमने, फिर इटली जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, ग्रीस का देखा। ठीक है, तो अब ऐसा होता क्या है कि अब नेशनलिज्म से लोग इम्पीरियलिज्म पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या है कि जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन ये जो दिमाग है ना, वो कभी शांत बैठ नहीं सकता। तो अब तो फाइनली लोगों को एक नेशन कंट्री मिल गया है, तो अब ये दिमाग शांत कैसे रहेगा और जो मानव है वो शांत कैसे बैठेगा। तो अब वो क्या शुरू करता है, अब वो अपने टेरिटरीज को बड़ा करने को सोचने लगता है कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी टेरिटरीज है वो और एक्सपेंड करती जाए। तो ऐसा सब सोचने लगते हैं। तो जैसे इम्पीरियलिज्म को और अच्छे समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे देखें, जगह ही नहीं है। देख लेते हैं कि एक राम है और एक श्याम है। तो मान लो राम श्याम दोनों फार्मर्स हैं। तो दोनों फार्मर्स हैं, तो अपने अपने जमीन में ये सब खुश हैं। ठीक है, अपना जोत रहे हैं, बो रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं। पर राम सोचेगा कि हम श्याम की जमीन थोड़ी सी ले लें, तो क्या श्याम देगा? नहीं देगा। श्याम कितना भी कमजोर हो, श्याम जरूर राम से लड़ाई करेगा और राम को जमीन वो नहीं लेने देगा। पर इसमें और भी एक बात हो जाएगी कि जो राम के चाहने वाले हैं और कुछ श्याम के चाहने वाले हैं वो भी आपस में लड़ जाएंगे। ठीक है, मीन्स राम और श्याम में लड़ाई शुरू हुआ, पर बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक चला गया, उनके चाहने वालों तक चला गया। तो उसी तरीके से हम कंट्री में देखेंगे तो एक छोटे सी रीजन में लड़ाई शुरू होता है, फिर उनके चाहने वाले उसमें कूद पड़ते हैं और फाइनली फिर क्या आता है, फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो अब नेशनलिज्म से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी हम देखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिएगा। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन बल्कान्स, बाल्कन्स नहीं बल्कान्स है ये। ठीक है, तो ये जो बल्कान्स रीजन है वो मेन सोर्स बना इम्पीरियलिज्म का। ठीक है, और अच्छे से समझाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। बल्कान्स प्लस जियोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन, और जो बल्कान्स था उसमें बहुत एथनिक वेरिएशन था। मैंने एथनिक आप लोगों को समझाया था क्या एथनिक वेरिएशन होता है। जैसे कल्चर, अपने अपने कल्चर ग्रुप के साथ साथ में रहना, उसको कहते हैं एथनिक वेरिएशन। जैसे कि एक ही जगह पे अलग अलग कल्चर के लोग रहें, उसको बोलते हैं एथनिक वेरिएशन। ठीक है, मॉडर्न डे जो अभी के जो समय के जो कंट्री हैं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो, ये सब जो अभी कंट्री हैं वो उस समय बाल्कान्स के अंडर में आया करते थे। जैसे हम इस फिगर में देखते हैं, देखिए इधर ये बाल्कान्स है। ठीक है, और बाल्कान्स में ये सब कंट्री है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया और सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ठीक है, और ये बाल्कान्स जो है वो किसके अंडर में है? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। फिर से समझिए, ये बाल्कान्स है, बाल्कान्स में ये सिर्फ कंट्री अभी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें ग्रीस भी है, हमने ग्रीस की भी स्टोरी आपको सुनाई थी। तो अब आप बोलोगे मैम आप उस समय तो आज़ाद करा दी थी, मीन्स हम लोग मिलकर आज़ाद करा दिए थे। ठीक है, पर वो जो उस समय आज़ाद हुआ था, मतलब मान लो अभी आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, जो उस समय का आज़ादी था वो कैसे हुआ हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्री है वो बाल्कान्स के अंडर में थी। ठीक है, इसको बाल्कान्स कहते थे। और बाल्कान्स पे किसका कब्जा था? ऑटोमन एम्पायर का। बताया था ना, ग्रीस पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, बताया था ना। तो वही बाल्कान्स पे किसका कब्जा था? ऑटोमन एम्पायर का। और जो ऑटोमन एम्पायर होता है उसमें टर्किश रहते हैं, जिनका जो रिलीजन रहता है वो इस्लामिक रहता है। तो इसमें मतलब एथनिक वेरिएशन था, मीन्स एक से अधिक कल्चर के लोग इसमें रहते थे। ठीक है, अब वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जो ओटोमन साम्राज्य था बहुत शक्तिशाली था उस टाइम, तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये बाल्कान्स में जितने भी एथनिक वेरिएशन के लोग रहते थे उनको स्लाव्स कहते थे। इसमें एथनिक वेरिएशन तो है पर ये बाल्कान्स में है, इसीलिए इनको स्लाव्स कहते थे। जब तक वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहे उनको स्लाव्स कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर क्या होता है
मैंने आपको वीडियो इसके पहले वाली वीडियो में समझाया था कि रोमांटिज्म आता है, मीन्स अपने कंट्री को कैसे हम एक आइडिया से ऐड करें, ठीक है, उसको बोला जाता है रोमांटिज्म। मीन्स एक सेंटीमेंट हो, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से कैसे हम उसको जोड़ें, उसको राइज करें, उसको बोला गया था रोमांटिज्म। तो जब रोमांटिज्म हर जगह फैलता है तो इन सब कंट्री क्या करते हैं कि अपने अपने विचारों को फैलाने लगते हैं, ठीक है। जब ये फैलाने लगते हैं तो ये ऑटोमन एम्पायर उस समय क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर भी होने लगता है। जब ये पीक पे रहता है तो इनकी तो हिम्मत नहीं रहती है स्लाव्स की कि कुछ भी करें इनके खिलाफ। तो जब ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है ऑटोमन एम्पायर, तो यहाँ के लोग अब क्या करते हैं कि अपने रोमांटिज्म को फैलाने लगते हैं, ठीक है, और कहने लगते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अब हम आपके अंडर में नहीं रह सकते। तो मान लो कि ग्रीस का हेल्प कौन किया था, वेस्ट यूरोप कंट्री की थी, उसके हेल्प से ग्रीस आजाद हुआ था, ठीक है। तो मान लो कि ये ग्रीस आजाद हो गया, तो इसको देख के अब ये जो भी कंट्री है अब सोचने लगी जब ग्रीस आजाद हो गया तो हम क्यों नहीं आजाद हो सके। तो इन्हीं सब आजादी को लेके ये आपस में लड़ गए। आपस में ये सब क्यों लड़े, ताकि ये सब चाहते थे कि हम लोग अब आजाद हो जाएं और अपनी टेरिटरीज, और कुछ की ये भी इच्छा थी कि जो हमारे टेरिटरीज है उसको हम और एक्सपेंड कर लें, ठीक है। आपस में लड़ गए। लड़े क्यों, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उस समय कमजोर हो चुका था। तो जब ये आपस में लड़ गए तो अब मान लो ये बच्चे हैं, बच्चे बच्चे आपस में लड़ गए, तो जब बच्चे आपस में लड़ गए तो क्या होता है, थोड़ा बहुत मारपीटा होता है, फिर शांति होता है। पर जब उनके पापा आ जाते हैं, तो जब पापा में लड़ाई होता है तो बहुत दूर तक होता है। तो फिर क्या है कि जब इनमें लड़ाई हो रहा है तो इसमें इस लड़ाई में कौन कूद पड़ता है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। जब बाल्कान्स में लड़ाई हो रहा है अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए, तब तो ठीक है। पर जब ये सब रीजन भी इसमें कूद पड़ते हैं, ये सब कंट्री भी, ये सब महा कंट्री है उस समय, मतलब आज़ाद हो चुके हैं, नेशन कंट्री बना चुके हैं, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह कॉलोनी बना रहे हैं जाकर। तो क्या होता है, जब ये कूद पड़ते हैं तो ये शुरू हो जाता है फिर क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि बाल्कान्स कंट्रोल ऑटोमन एम्पायर, बताया मैंने, जो बाल्कान्स था उसमें जो भी स्लाव्स रहते थे वो किसके अंडर में थे, ऑटोमन एम्पायर के, मीन्स टर्किस के। और वहां पे कौन सा रिलीजन था, इस्लामिक रिलीजन था, ठीक है। और जो स्लाव्स थे उसमें बहुत ही एथनिक वेरिएशन था। एथनिक क्या था, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे रहते थे, ओके बेटा। फिर स्टेट ब्रोक एंड इंडिपेंडेंस, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी स्टेट इसमें रहता है वो इनसे टूटकर अलग हो जाता है। तो जब एक लोग अलग होंगे तो उनको देख के और भी तो सोचेंगे कि जैसे वो अलग हो गए, वो इंडिपेंडेंस हो गए, तो हम क्यों नहीं हो। जैसे फ्रांस में जब इंडिपेंडेंस आई थी तो अब लोग देख कर भी तो सीख रहे थे ना, तो वैसे वहां पे भी हुआ। फिर डिसइंटीग्रेशन, बाल्कान्स स्टेट ब्रोक एंड इंडिपेंडेंस, जेलियस ऑफ ईच अदर, होप टू गेन मोर टेरिटरीज एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है कि ये सब आपस में एक दूसरे को देख के जलने लगते हैं और क्या अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए सोचने लगते हैं और टेरिटरीज गेन करने के लिए सोचने लगते हैं, जिसमें इनमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी वर कंट्रोल ओवर द बाल्कान्स। और क्या होता है, इस बाल्कान्स पे जब इनका कंट्रोल होता है, तो अब जब इनका कंट्रोल हो तो फिर इनमें लड़ाई क्यों हो गया। जैसे देखो समझो, यहाँ पे रसिया ने कहा कि हम रोमानिया और बुल्गारिया लेंगे, अल्बेनिया भी ले सकते हैं, अल्बेनिया भी ले सकते हैं, सॉरी ग्रीस भी ले सकते हैं। तो जर्मनी कहेगा कि तुम 4 क्यों लोगे और हम 3 क्यों लेंगे। फिर इंग्लैंड कहेगा तुम ही लोग सब ले लोगे तो हम क्या लेंगे, और ये कहेगा फिर हम भी कहाँ जाएंगे। तो ऐसे करते करते ये चारों भी आपस में लड़ गए। जब ये चारों आपस में लड़ गए, ये बच्चे लड़े तो ठीक है, जब इनके पापा लड़ गए तो फिर क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया है इस चीज को, शायद आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो। अगर नहीं आया होगा तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से इसको समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक बार फिर समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रिव्यू ले लेते हैं। देखो बेटा, जो बाल्कान्स है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में है, और बाल्कान्स ये जो नाम है इसमें एक से अधिक कंट्री थी, ठीक है। और जो एक से अधिक कंट्री थी तो यहाँ पे एथनिक वेरिएशन था। एथनिक वेरिएशन मीन्स इनका कल्चर अलग अलग था, ओके। तो जब तक ये और बाल्कान्स जब तक ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहा तो इन सभी कंट्रियों में जो भी लोग रह रहे थे उनको स्लाव कहा गया, ठीक है।
ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जब तक बाल्कान्स रहा तो बाल्कान्स में जो भी अलग अलग रीजन थे उनको स्लाव्स कहा गया, ठीक है। तो फिर जैसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि जो एक बार पीक पे चढ़ता है तो फिर धीरे से धड़ाल से नीचे भी गिरता है। तो एक बार जब पीक पे था ऑटोमन एम्पायर तो स्लाव्स का हिम्मत नहीं हुआ कि हम इससे इंडिपेंडेंस हो जाए, ठीक है। पर जैसे ये हल्का कमजोर हुआ बाल्कान्स रीजन में एक दो जब कंट्रियां आज़ाद होने के लिए सोचने लगी तो उनको देखकर और भी कंट्री सोचने लगी हम भी आज़ाद होंगे और अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करेंगे और बड़ा करेंगे और टेरिटरीज गेन करेंगे। तो इन सभी चीज को कौन देखा था? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। इन सभी कंट्री को लेने के लिए ये चारों महा कंट्री कूद पड़े। छोटी कंट्री को लेने के लिए चारों महा कंट्री कूद पड़े। तो इन चारों में इस छोटी कंट्री को लेने के लिए क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिसको बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और फिर यहीं से क्या होता है कि इन लोग कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें पता है कि हम भी एक टाइम पे गुलाम थे। तो ये हम आपको इसके दूसरे चैप्टर में और अच्छे से पढ़ाएंगे। और ये ऑटोमन एम्पायर उस वाले चैप्टर में भी आपको याद रखना होगा क्योंकि उसमें भी इसका नाम है, ठीक है, खलीफास वगैरह हैं उसमें। तो आई थिंक समझ में आया ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।